इस साल का पेपर थोड़ा लेंदी भी था, थोड़ा चैलेंजिंग था। आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि व्हाट वर द चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ईयर्स पेपर। इफ एन एग्जामिनर इज चेकिंग योर कॉपी और वो देखे कि आपके पहले वाले ने भी लिखा है सेम, उससे पहले वाले ने भी लिखा है, तो यू वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एवरेज कैंडिडेट। आपको भी वैसे ही मार्क्स मिलेंगे जैसे सबको मिल रहे हैं मार्क्स। तो ये कुछ थीम्स थी तो मैंने आइडेंटिफाई की थी। फूड प्रोसेसिंग जैसे एक इंपॉर्टेंट, आपने देखा कि 2019, 20, 22, 27 रेगुलरली पूछा जा रहा है। आप एनजीओ पे जब अपने नोट्स बनाएंगे तो GS2 में भी आपका एनजीओ वाला पोर्शन आएगा और GS4 में भी आपको जब आप एग्जाम्पल तैयार करोगे तो वेरियस एनजीओज यू हैव टू प्रिपेयर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस ईयर रिलेटेड टू explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country and suggest some suitable measures to counter narco-terrorism. ड्रग ट्रेड में वो यूज़ हो रहा है फंडिंग द तालिबान एंड अदर पाकिस्तान में जो भी लश्कर तैयबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर बीइंग फंडेड थ्रू दिस मनी। फॉर एग्जांपल अगर इंक्लूसिव ग्रोथ का मैप आ रहा है, पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ और हेल्थ को उन्होंने लिंक करके कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। ये पॉवर्टी की वजह से कैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जब आप 3 घंटे का पेपर दे रहे होगे और आपको पता है GS3 थोड़ा लेंदी था, तो आपके पास टाइम नहीं होगा बहुत सोचने का उस टाइम पे। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily, IS Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. Hello everyone, my name is Shubham Kaurav and this year I have secured AIR 291. This was my 4th attempt. This was my 4th mains also. I have cleared prelims every time and I have scored 806 marks this time. तो एक मैं आपको थोड़ी सी आपको ब्रीफ में जर्नी बता देता हूँ कि मेरी कैसे रही है। So this, as I told you, this was my 4th attempt. Okay. सो 4 अटेम्प्ट में 4 मेंस मैंने लिखे थे और इस वाले मेंस में आई हैव स्कोर्ड 806 नंबर और मेरा इम्प्रूवमेंट रहा है 82 नंबर्स का प्रीवियस मेंस से। तो एक स्टैग्नेशन की स्टेज आ गई थी कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। तो इस बार मैंने कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई करी थी, थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़े मेंटर्स की हेल्प ली थी और वो एक्सपीरियंस जो मेरा उनका काम आया मेरे लिए, आई होप वो मेरा आपके लिए काम आ जाएगा थोड़ा। तो मैं इसी में आज थोड़ा डिस्कस कर लूँगा कि हाउ आई इम्प्रूव्ड 82 नंबर्स इन मेंस एंड अ सिग्निफिकेंट जंप ऑफ अराउंड 15-20 नंबर्स इन GS3। तो आप सबको पता है कि GS3 इज रिलेटिवली लो ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्कोर्स। GS2 में काफ़ी अच्छे स्कोर आते हैं, GS1 में अच्छा स्कोर आता है, पर GS3 में आप देखोगे हर साल even for the toppers it is low scoring, 85, 90, 95 ऐसे रहते हैं। But I scored 108 marks in GS3। तो इस साल का पेपर थोड़ा लेंदी भी था, थोड़ा चैलेंजिंग था। आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि व्हाट वर द चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ईयर्स पेपर और आपको बताऊंगा कि हाउ आई इम्प्रूव 20 मार्क्स और 15 to 20 मार्क्स जो मैंने इम्प्रूव किए हैं इस साल के मेंस में GS3 में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या इस बार यूनिक किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हर साल बच्चे क्या करते हैं, दे गिव टेस्ट सीरीज, उनका बेसिक फाउंडेशन कोर्स हो चुका होता है, उनके बेसिक नोट्स कोचिंग से प्रिपेयर हो चुके होते हैं एंड दे गिव टेस्ट सीरीज डायरेक्टली। वो क्या होता है, एक उतना अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलता नहीं है। जो आपको यूनिकनेस चाहिए, जो मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन में मुझे हेल्प मिली है, वो है मैंने अपना जो आंसर्स लिखे थे इस बार वो थोड़ी यूनिक रखने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एग्जामिनर इज चेकिंग योर कॉपी और वो देखे कि आपके पहले वाले ने भी लिखा है सेम, उससे पहले वाले ने भी लिखा है, तो यू वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एवरेज कैंडिडेट। आपको भी वैसे ही मार्क्स मिलेंगे जैसे सबको मिल रहे हैं मार्क्स। लेकिन मैंने यही चीज़ पकड़ी कि एग्जामिनर को कुछ यूनिक मिले, उसको पढ़ने में मजा आए, आंसर को पूरा पढ़े मेरे आंसर को एटलीस्ट, और उसके बाद मुझे नंबर दे। तो उसमें मैंने कुछ यूज़ किया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो माई फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज टू कीप थिंग्स यूनिक। और
यूनिक करने के लिए अब मैं खुद से अगर कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ और कोचिंग की इतनी बड़ी टीम अगर प्रिपेयर कर रही है कंटेंट, तो उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज है, टाइम है, वो सारी चीज़ों पे प्रिपेयर कर सकती है अपना कंटेंट। पर मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया, उन्हीं चीज़ों पे वर्क किया जो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। सो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द थीम्स। सो जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एक आपकी थीम है, उसमें सब थीम्स होंगी कुछ। इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक तो जो भी आप PYQ, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपके दो चीज़ रहते हैं, आपके हाथ में आपका सिलेबस रहेगा GS3 का, और आपके PYQs रहेंगे। तो सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं बहुत सारे, इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो आपको पहले सिलेबस देखना है, PYQs को खोलना है, PYQs के क्वेश्चंस देखने हैं कि हर थीम से जैसे टैक्सेशन है उस पर कैसे क्वेश्चंस हुए हैं, कितने रिपीट हुए हैं। तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कुछ थीम्स हैं जो रेगुलरली पूछी जाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ वन ऑफ द थीम्स। और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में जैसे मैं आपको बताऊं कि 1991 से पोस्ट इंडस्ट्रियल जो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा जिसको हम बोलते हैं, उसमें लगातार रिफॉर्म्स आए हैं। अभी रिसेंटली मेक इन इंडिया, और 2020 में देयर वर 4 लेबर कोड्स दैट वर आस्क्ड, that were introduced. तो these were the major reforms in GS, in economy of GS3. तो लेबर रिफॉर्म्स हो गया जैसे, लेबर रिफॉर्म्स के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी, स्पेशली आफ्टर कोविड के टाइम पे जैसे फिजिकल स्टिमुलस की ज़रूरत थी, तो RBI और गवर्नमेंट ने साथ में काम करके मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए। शुरुआत में देयर वाज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और आजकल के टाइम में व्हेन देयर इज अ टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ड्यू टू ट्रम्प एरा, है ना, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ पॉलिसीज़ के वजह से इंडिया के जो इकॉनमी है उसमें भी एक इम्पैक्ट पड़ा है, जिसको टैकल करने के लिए RBI ने अगेन मॉनेटरी पॉलिसीज़ में एक वॉलिटिलिटी आई है। तो दैट अगेन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थीम। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट थीम फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर बोथ मेंस। तो मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सिमिलरली आप और देखोगे इंक्लूसिव ग्रोथ इज ऑलवेज, इस साल भी 2024 में भी इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आया था, इफ आई कैन फाइंड दैट। तो ये कुछ थीम्स थी जो मैंने आइडेंटिफाई की थी। फूड प्रोसेसिंग जैसे एक इम्पॉर्टेंट, आपने देखा कि 2019, 20, 22, 27 रेगुलरली पूछा जा रहा है। तो उसमें आप एक अपने जो ऐसी थीम्स हैं उन पर नोट्स एकदम आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आप जब अगर फूड प्रोसेसिंग में वेयर हाउसिंग स्कीम्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस स्कीम्स, व्हाट इज द डाटा रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी है अपनी। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैंने जैसे कुछ टॉपिक्स है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, जिनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हर साल कुछ यूनिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू ब्लू LEDs। तो दैट इज़ नॉट वट एवरीवन प्रिपेयर, है ना। कॉमनली हम नहीं प्रिपेयर करते ऐसी थीम्स को, बट फिर भी हम उनको कैसे टैकल करेंगे उसके लिए मैंने एक अप्रोच फॉलो की थी, दैट इज़ इंटरकनेक्शंस। इस साल तो आई थिंक दीज आर द थीम्स ऑफ दिस ईयर्स मेंस। पर जैसे इंटरकनेक्शंस का यूज़ कैसे किया जाता है, इस बार इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGOs इन EIA और NGOs को इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप NGO पे जब अपने नोट्स बनाएंगे तो GS2 में भी आपका NGO वाला पोर्शन आएगा, और GS4 में भी आपको जब आप एग्जाम्पल तैयार करोगे तो वेरियस NGOs यू हैव टू प्रिपेयर। तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रख लिए थे जो इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म करते हैं NGOs। तो उनका जैसे वेदांता का एक प्रोजेक्ट था नियामगिरी हिल्स में, तो उसके अगेंस्ट भी NGOs ने प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसे जो थीम्स थी जो मेरे को पता थी कि मैंने एथिक्स के नोट्स में बना रखा है, GS2 में मैंने NGO को अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो उनके नाम मैंने यूज़ किए थे। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये एक ऐसी NGO है जो बहुत सारे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व रहती है। तो आई थॉट इट सेफ कि यूज़ इट्स नेम इन द प्रोटेस्ट दैट वर हैपनिंग। और
ऐसे ही इन्वायरमेंट के बहुत सारे एनजीओ के मैंने नाम जो लिखे थे वो यूज़ किए थे वो उस क्वेश्चन में जो EIA से रिलेटेड था। ऐसे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि करंट हैवी होते हैं ये दोनों टॉपिक्स। करंट में जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं, साइंस एंड टेक में भी इफ़ देर इज़ एन इनोवेशन, फॉर एग्जांपल इन जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में क्रिस्पर वाली इनोवेशन आई थी, तो इट इज़ हाईली लाइकली दैट इट वुड बी आस्क्ड इन द एक्चुअल UPSC पेपर। तो इन थीम्स पर भी मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर बोथ मेंस। उनमें जो कीवर्ड्स हैं, कौन से साइंटिस्ट ने और उसका एग्जैक्ट नाम क्या है उस टेक्नोलॉजी का, तो दीज वर सम थिंग्स दैट आई प्रिपेयर्ड। उन पर थोड़े नोट्स भी बना लेते, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज विच आर इन्वॉल्व विद द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। बायोटेक में अगर कुछ नया आ रहा है तो उस पर भी मैंने नोट्स बना लिए थे। और उसका एक अच्छा सोर्स जो मुझे लगा है वो है मेंस 365 जो आता है, दैट कवर्स इंटायर ईयर्स कंपाइलेशन ऑफ साइंस एंड टेक। तो उसके 2 साल के मैंने नोट्स किए थे, क्योंकि कई बार होता है कि UPSC कुछ ओल्ड थीम्स को भी पकड़ के क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस साल आपने देखा होगा कि लेबर रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें 4 लेबर कोड्स का पूछा गया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो दैट हैपेंड इन 2020, बट 2024 में उसका पूछा गया है। पर मैंने नोट्स प्रिपेयर पहले ही कर लिए थे, क्योंकि दीज वर वेरी मेजर रिफॉर्म्स दैट हैपेंड पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो आई वॉज वेरी श्योर कि इस पर क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं तो अगले साल ज़रूर आएगा। तो आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी स्पेसिफिक नोट्स कि उसमें प्रोविजंस क्या हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, एंड हाउ। उसमें ये भी पूछा गया था कि स्टेट्स उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इशूज आ रहे हैं। तो मैंने एक केस स्टडी, एक एग्जांपल तैयार करके रखा था यूपी से रिलेटेड, जहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट ने जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दिए थे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, और उसमें इन प्रोविजंस का यूज़ हुआ था, लेबर कोड के प्रोविजंस का, कि वर्किंग आवर्स के इन कोड्स के हिसाब से होना चाहिए, दे कैन नॉट बी आर्बिट्ररी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक एग्जाम्पल जो मैं लिख के आया हूँ वहाँ पे, आई थिंक दैट मेड माई आंसर अ बिट यूनिक एंड गेव मी अ आधा मार्क्स या 1 मार्क अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो 20 क्वेश्चंस में वो 20 मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो GS3 में ऐसे ही आई थिंक आई हैव इम्प्रूव 15 to 20 मार्क्स, बिकॉज वो आधे आधे मार्क्स मैंने बढ़ाए हैं। इसके अलावा जैसे मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें नार्को टेररिज्म पे क्वेश्चन था। इफ आई कैन फाइंड इट, गिव मी अ सेकेंड, आई विल ट्राई टू फाइंड द क्वेश्चन। This question was asked this year related to explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country and suggest some suitable measures to counter narco-terrorism. तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मतलब जिन नार्को टेररिज्म के कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज है जो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया का मैप बनाओ और आपको मैप बनाने के भी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुरंत आप बना पाओ मैप। तो दिस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला एरिया, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट। इधर क्रेसेंट आता है और यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया में गोल्डन ट्रायंगल आता है। दीज आर द एरियाज विच आर वेरी फेमस फॉर नार्कोटिक ट्रेड, तो ड्रग स्मगलिंग यहाँ पे होती है। एंड देयर आर लिंकेजेस टू टेररिज्म, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे जो ओपीएम की खेती होती है वो फंड करती है टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ तालिबान स्मगल्स दोज ओपीएम एंड मेक्स हेरोइन आउट ऑफ देम विच आर स्मगल्ड अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो एक बॉर्डर वाली इशू आता है ये। और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल पंजाब और यहाँ पे हिमाचल, तो दीज बोथ एरियाज आर वेरी वेल नोन फॉर द ड्रग इशू। जो उड़ता पंजाब में भी आपने देखा होगा कि एक ड्रग इशू का रहता है यहाँ पे। तो एक लिंकेज है कि यहाँ से जो पैसा जा रहा है ड्रग ट्रेड में, वो यूज हो रहा है फंडिंग द तालिबान एंड अदर पाकिस्तान में जो भी लश्कर तैयबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर बीइंग फंडेड थ्रू दिस मनी, और वो यहाँ पे फैला रहे हैं। तो आप ऐसा लिंक शुरुआत में ही बता सकते थे कि इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू कुड हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ लश्कर तैयबा एंड द लिंकेज ऑफ नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म। उसके बाद इस पे मेजर्स भी लिखे हुए हैं कि हाउ कैन यू डू, व्हाट आर द मेजर्स विच आर सूटेबल फॉर नार्को टेररिज्म। तो ड्रग ट्रेड को एक तो रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फेंसिंग है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमको इम्प्रूव करनी है, वो लिख सकते थे कि व्हाट आर द वेरियस सर्वेलेंस मेथड्स, लेटेस्ट सर्वेलेंस मेथड्स विच कैन बी यूज फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी। उसमें आप जियो इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम
सैटेलाइट इमेजरी और इंडिया का जो नाविक सिस्टम आया है, ड्रोन्स, उसका भी, तो ये आप सबको पता है, पर आपको उसका यूज़ लेना है ना। फॉर एग्जाम्पल वन मोर थिंग विच आई डिड वॉज कि अगर मुझे लगता था कि एक कॉमन सी चीज़ है जो यूज़ की जा सकती है ड्रोन, तो मैं आगे उसको ऑथेंटिसिटी देने के लिए इसरो का नाम भी लिख देता था, DRDO का नाम भी लिख देता था कि DRDO ने एक ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है और विच इज़ बीइंग यूज्ड टू काउंटर दीज मेजर्स। तो एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दो। या फिर मैंने एक और चीज़ यूज़ की थी, कमिटी रिकमेंडेशंस। आप देखोगे जब भी आप आंसर दे रहे होगे तो आपको उसको थोड़ा यूनिक बनाने, थोड़ा ऑथेंटिसिटी देने के लिए अपने आप पॉइंट्स में आप लिख सकते हो कि आपने एक आंसर दिया और बीच में ब्रैकेट में पॉइंट के बाद आपने लिख दिया कि सचिन वताल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी। तो एग्जामिनर को उसमें ये लगेगा कि आपने कमेटी के रिपोर्ट्स पढ़ के उस पर रिकमेंडेशन दिया, आपने हवा में कोई बात नहीं किया। तो एक थोड़ा डाइसी है थोड़ा ये चीज़ कि हो सकता है एग्जामिनर पकड़ ले, पर मेरे लिए ये वर्क किया कि मैं अब जो कॉमनली मुझे लगता था कि ये आइडिया यूज़ किया जा सकता है वो लिख देता था और ब्रैकेट में कमेटी का नाम भी लिख देता था ताकि थोड़ी ऑथेंटिसिटी मिल जाए। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई यूज, विच आई थिंक यू कैन ऑल्सो यूज़। उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ भी यूज़ की थी। फॉर एग्जाम्पल आई यूज अ लॉट ऑफ डेटा ऑन GS3। तो GS3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट, दीज आर ऑल वेरी डेटा हैवी सब्जेक्ट्स जिनमें डेटा यूज़ किया जा सकता है वेरी इजीली। इंक्लूसिव ग्रोथ पे हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो, चाहे कोविड के बाद वाला जो भी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, वी शेप्ड रिकवरी हुई है, तो उन पे इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है। तो आई यूज्ड इकोनॉमिक सर्वे वेरी एक्सटेंसिवली। और उसका फ़ायदा ये है कि इकोनॉमिक सर्वे है, उसकी समरी आती है, विजन की एक बढ़िया समरी आती है, या कोई भी आप कोचिंग की समरी ले सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के लिए, और उसमें थीम्स लिखी हुई है। एग्रीकल्चर में ये डेटा रहा है, ये प्रोग्रेस रही है। उसमें स्कीम्स भी मेंशन होती है कि कौन कौन सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चला रही है और जो काम आ रही है। उसके अलावा जो आपने ट्रेड रिलेटेड जो डेटा है कि हमारे सबसे ज़्यादा किससे ट्रेड रिलेशंस है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे लेते हैं हम, यूएसए में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा चाइना से करते हैं, कितना कर रहे हैं और उनका रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो ये प्रीलिम्स के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही, बट मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मेंस में जब आप एक रिलेशन बता रहे हो, ग्राफ से आप रिलेटेड ऐसा एक रफ टाइप का आप ग्राफ बना सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि दिस इज आर एक्सपोर्ट्स टू यूएसए, दीज आर आर एक्सपोर्ट्स टू चाइना। तो दीज मेक योर पॉइंट्स मोर विजिबल, है ना। जब आप डायग्राम का यूज कर रहे हो, जैसे इंडिया का मैप हो गया, या आप ग्राफ्स का यूज कर रहे हो या फ्लो चार्ट का यूज कर रहे हो, तो दीज मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल, मोर विजिबल। और जब एग्जामिनर बोर हो जाता है बहुत सारी कॉपीज देख देख के, तो वो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा उसको क्लिक करती है, थोड़ा यूनिकनेस उनको दिखती है। ऑडियो विजुअली लोग ज़्यादा अपीलिंग आंसर अगर होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हैंड राइटिंग भी अगर थोड़ी बेटर है, आपने कंटेंट सेम लिखा है लेकिन हैंड राइटिंग अगर बेटर है, तो लोग एग्जामिनर को अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में। तो दैट्स वाई कि थोड़ा एम्फेसिस हैंड राइटिंग पर भी रखना चाहिए आपको। तो उसलिए ही चार्ट्स का, डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा डेटा को मैंने बताया कि मैंने कहाँ कहाँ से यूज़ किया था। इकोनॉमिक सर्वे इज़ अ वेरी गुड सोर्स। दूसरा एक और मैं बता देता हूँ सोर्स, मुझे याद आ रहा है। आई यूज़ मिनिस्ट्री जो रिपोर्ट्स आती है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आ गया। अगर रेलवे का क्वेश्चन आया तो थोड़ा बहुत मेरे को डाटा अगर पता हो कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और क्या हो रहा है, तो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं। पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, पढ़नी भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी का काफ़ी यूज़ किया था। चैट जीपीटी और जेमिनाई या फिर परप्लेक्सिटी, आप किसी भी एआई का यूज़ कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें डालो उस रिपोर्ट को, कॉपी पेस्ट करके सीधे अपलोड कर दो और उसको बोलो कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई मेरे को करके दो, कि कोई अगर डाटा आया हो नया तो वो आइडेंटिफाई करके दो, और ये तुरंत आपको एक समरी फॉर्म में आइडेंटिफाई करके दे देगा। अगर कोई रिकमेंडेशन भी है उनकी तरफ से कि दीज आर द इशूज विच आर प्रेवलेंट इन द इंडियन इकोनॉमी एंड दीज आर द रिकमेंडेशंस, यू कैन यूज द हेल्प ऑफ AI टू जस्ट मेक अ समरी आउट ऑफ दैट, और छोटे से पॉइंट में एक पेज के आप उसमें नोट्स बना सकते हो विच कैन बी हेल्पफुल। तो आई थिंक दिस वुड हैव बीन अ गुड एग्जाम्पल कि मैंने कहाँ से वैल्यू एडिशन किया था, कहाँ से वो यूनिक USP में लेके आया था अपने आंसर में। उसके अलावा कुछ जो रिपोर्ट्स होती है जो रिलीज होती रहती है, LFPR होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, एक लेबर ब्यूरो जो रिलीज करता है।
NHFS होता है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे होता है, जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, वैसे ही इंडियन के अलावा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आती है ना। तो जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया के बारे में, ऐसी रिपोर्ट्स वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखना भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, उस पर क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते हैं। बट विच फेवर इंडिया, तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, IMF की कोई रिपोर्ट आ गई या वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई ऐसी रिपोर्ट आ गई, तो उसमें इंडिया की पोजीशन जिसमें भी इंप्रूव हुई है, फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिपोर्ट इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई थी, तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट रिपोर्ट इन योर वे फॉरवर्ड। जब आप वे फॉरवर्ड देने जाओ, या अगर वो यूज़ नहीं आ रहा है डायरेक्टली भी, तो आप अपने कंक्लूजन में उस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, है ना, विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर, कि आप खुद से नहीं बना रहे हो, आप एक पर्टिकुलर सोर्स है जो आपने यूज़ किया है वही आप लिख रहे हो। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन यूज़। उसके अलावा मैंने एक चीज़ तो आपको बताई है कि कमेटी रिकमेंडेशंस या इश्यूज़ वगैरह हैं, उसके ऑथेंटिसिटी के लिए भी मैंने मतलब अपने जो पॉइंट्स दिए थे उसके आगे कमेटीज़ का नाम लिख दिया था, रिपोर्ट्स का नाम लिख दिया था कि दिस इज़ द रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल यूज सेकेंड ARC रिकमेंडेशन इन देयर आंसर। अगर मुझे याद भी नहीं है कि सेकेंड ARC में एथिक्स से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, बट थोड़ा आइडिया तो सबको होगा कि एथिक्स में क्या बेटर किया जा सकता है, और उसका तो उसके आगे आप लिख दो सेकेंड ARC, आप अपना आइडिया दो, लास्ट में ब्रैकेट में सेकेंड ARC रिकमेंडेशन लिख दो, तो दैट गिव्स योर आंसर अ लिटिल बिट मोर ऑथेंटिसिटी, और थोड़ा यूनिक बनाएगा आपके आंसर को। उसके अलावा यू कैन अगेन यूज मैप्स। फॉर एग्जांपल अगर इंक्लूसिव ग्रोथ का मैप आ रहा है, पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ और हेल्थ को उन्होंने लिंक करके कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। ये पॉवर्टी की वजह से कैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा जाता है, आप थोड़ा डाटा भी दे दो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का कितना है। उसके बाद वो उसकी वजह से फिर से पॉवर्टी आती है और वो लूप चलता रहता है। दिस इज अ विशियस साइकिल। और वर्चुअस साइकिल में हम लिख सकते हैं कि टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल वी कैन यूज माइक्रो फाइनेंसिंग एज अ टूल, वी कैन यूज द अन्न योजना विच इज़ देयर, जो बहुत सारा फूड एक्सपेंडिचर बचाती है। वी कैन जन आरोग्य योजना है जो यूज़ कर सकते हैं। और एक इकोनॉमिक सर्वे ने खुद एक रिपोर्ट दी थी कि जैसे सारे स्टेट्स को कंपेयर करके कि हाउ द स्टेट्स विच हैव बीन हेल्पिंग द सेंटर विद जन आरोग्य योजना आर डूइंग बेटर विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल जब वेस्ट बंगाल ने जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था, तो इन दैट स्टेट द इकोनॉमिक सर्वे स्टेट्स दैट की डिटोरेट हो गई थी हेल्थ, मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे थोड़ी कम हो गई थी। तो सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट रिपोर्ट यू कैन यूज इट वेरी easily in your answer. It provides authenticity. You can write economic survey in your bracket, है ना। तो this is one thing that you can use. उसके अलावा ये तो हो गया हमारा वैल्यू एडिशन का पार्ट कि हमने थीम्स आइडेंटिफाई की, वैल्यू एडिशन किया, अपने आंसर को यूनिक बनाया। बट व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस फॉर दैट। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो आप मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर जो मैंने किया अपने PYQs के जो थीम्स हैं उसके बेसिस पे मैंने खुद ही ChatGPT को बोल दिया कि इनमें क्वेश्चन बनाओ, क्यों, और वो भी उस स्टैंडर्ड के जो UPSC ने पूछा। आई अपलोडेड द क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय द UPSC उस थीम से रिलेटेड, एंड आई टोल्ड ChatGPT कि क्वेश्चन बनाओ। अब ChatGPT कुछ क्वेश्चंस आप भी आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये UPSC स्टैंडर्ड का जो पूछा जा सकता है, आप बाकी को हटाओ और उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। तो दैट इज़ व्हाट आई यूज़ फॉर प्रैक्टिस। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी कि एक पीयर ग्रुप बहुत बढ़िया था मेरा। जो भी मैं आंसर लिख रहा हूँ वो अपने पीयर ग्रुप को चेक कराता था, उनके आंसर्स मैं चेक करता था। तो जब एक पीयर ग्रुप बन जाता है, क्वेश्चंस आप सेम लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, आपकी खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको नहीं पता है, आप क्या गलत लिख रहे हो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। बट जो साथ में रहता है आपको 1 साल से ज़्यादा जान रहा है, आप उसको पता है कि आपने क्या सोर्सेज पढ़े हैं और आप क्या गलती कर रहे हो, तो दैट वुड बी अ ग्रेट सोर्स फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के आंसर चेक करके उनको बताता था कि आप ये सुधार सकते हो, आप इस कमिटी को आप लिख देते तो इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता। ऐसे ही मुझे भी बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स मिले थे। तो दैट इज़ वन थिंग दैट हैज़ हेल्प मी इन दिस एग्ज़ाम। और I think this is what I wanted to say. बाकी प्रैक्टिस करते रहो। मैंने जितना भी ये
बताया है कि वैल्यूडेशन किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था, तब वो नेचुरली मेरे फ्लो आ रहा था। जब आप 3 घंटे का पेपर दे रहे होगे और आपको पता है GS3 थोड़ा लेंदी था, तो आपके पास टाइम नहीं होगा बहुत सोचने का उस टाइम पे। तो जब आप इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर रखा है, आपने सारे वैल्यू एडिशंस को, फ्लो चार्ट्स को, मैप्स को आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो वहाँ पे नेचुरली चीज़ आएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। द 1 मिनट्स एक्स्ट्रा दैट यू वुड हैव वेस्टेड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो आपका बच जाएगा। तो प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करो। जो भी टॉपर्स हर साल निकलते हैं, आप देखो कि उनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी रहती है, और आई थिंक वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा इफ़ आई कैन रिकॉल समथिंग, तो PYQs, सिलेबस पॉइंट्स हो गया, प्रैक्टिस एंड सम। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो क्योंकि मेरे पुराने अटेम्प्ट्स थे, 2022-23 का जो अटेम्प्ट था उसमें स्टैगनेंट हो गए थे, 20 नंबर बढ़े थे, नंबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। पर इस साल 82 नंबर बढ़े हैं, और मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने नंबर बढ़ेंगे मेरे। तो एक मैंने फेथ रखा था खुद पे, एंड अब मैं उसको देख पा रहा हूँ, मतलब हाइंडसाइट, विद द हेल्प ऑफ हाइंडसाइट आई कैन अप्रिशिएट द थिंग। कि एक एनेक्डोट भी है, जैसे एक एनेक्डोट की पूरी डायरी मैंने मेंटेन की है, उसमें एक एनेक्डोट था कि जो बैम्बू ग्रो हो रहा होता है तो 2 साल तक वो अंडरग्राउंड ही रहता है, कोई ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं उसमें। पर जब वो ग्रो होना शुरू होगा तो हर दिन 4-5 फीट वो ग्रो होता है, और कुछ ही 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा बन जाता है वो बैम्बू। तो दिस इज व्हाट आई थिंक इज ऑल्सो नेसेसरी। आपको परसिस्टेंस रखना है, आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। इवन इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दोज इंक्रीज इन योर नंबर्स इनिशियली, बट कुछ टाइम के बाद आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे मेरा आया वैसे आ सकता है। तो these were the things I think which were helpful for me, and that was all from my side. I hope you do the same. Identify the themes, practice a lot, and use committee recommendations, data, facts, Supreme Court judgments, and other things. I think they will be very helpful for your preparation.